गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास के अंदर अपन लोगों ने फिशरीज के बारे में सारा कुछ डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास के अंदर हम लोग सेरीकल्चर ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, दैट इज द सेरीकल्चर। तो सबसे पहले तो सेरीकल्चर होता क्या है? एज आई टोल्ड यू, सेरी का कल्चर यानी कि सिल्कवॉर्म, किससे? सिल्कवॉर्म आपके सिल्क का प्रोडक्शन करता है, तो सिल्क के प्रोडक्शन के लिए सिल्कवॉर्म का पालन पोषण करना, यह आता है आपके सेरीकल्चर के अंदर, ठीक है। तो लिख लीजिए, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फ्रॉम सिल्कवॉर्म बाय rearing practice on commercial scale, it is called sericulture. It is the production of silk, sericulture के अंदर इट इज द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। सिल्क का प्रोडक्शन किससे होता है? द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फ्रॉम सिल्कवॉर्म बाय रियरिंग प्रैक्टिस। इसको इस वजह से कॉमर्शियल स्केल पर इनका पालन पोषण किया जाता है, बाय रियरिंग प्रैक्टिस ऑन कॉमर्शियल स्केल it is called sericulture, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, सबसे पहले जो सिल्क प्रोड्यूसिंग इंसेक्ट जो है दैट इज द सिल्कवॉर्म, इसको डिस्कवर किया गया था चाइना के अंदर। इंडिया के अंदर जो सेरीकल्चर जो इंडस्ट्रीज है बहुत पुरानी है, लगभग 2nd सेंचुरी BC से ये एस्टैब्लिश्ड है, ठीक है। 3rd रैंक पर है इंडिया सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के अंदर, कंट्रीज के अंदर, ठीक है। 3rd रैंक पर स्टैंड करता है इंडिया अमंग द सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इंडिया के अंदर हर साल लगभग 2969 टन सिल्क का प्रोडक्शन होता है हर साल, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही है। सबसे पहले तो ये पॉइंट आप खुद ही लिख लेना, मैं ये सब नोट आउट नहीं करा रही, सिंपल सी चीजें हैं सेरीकल्चर के बारे में कि सबसे पहले जो सिल्कवॉर्म जो है, सिल्कवॉर्म फर्स्ट डिस्कवर्ड इन चाइना, ठीक है। सबसे पहले इसको चाइना के अंदर डिस्कवर किया गया। इंडिया के अंदर ये जो इंडस्ट्री है बहुत पुरानी है, 2nd सेंचुरी BC से लगभग तब से ये स्टैब्लिश्ड है, तब से सिल्क का प्रोडक्शन कॉमर्शियल स्केल पर इंडिया के अंदर किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया, सिल्क प्रोडक्शन कितना होता है इंडिया के अंदर? सिल्क प्रोडक्शन in India, it is 2969 tons per year। इतना सिल्क प्रोडक्शन हर साल जो है होता है। एंड एज आई टोल्ड यू, इंडिया रैंक 3rd इन द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, 3rd रैंक पर है इंडिया, रैंक्स 3rd in production of silk। मेजर सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो हैं इंडिया के अंदर, ये कौन कौन से हैं इनका नाम लिख लीजिए। मेजर सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया, ये हैं आपके, सुनिए, एक तो असम, ठीक है, बंगाल, मद्रास, पंजाब, कर्नाटका एंड कश्मीर। ये 6 स्टेट्स के नाम मैंने आपको बताए हैं। तो इंडिया 3rd रैंक पर है सिल्क प्रोडक्शन के अंदर, और इंडिया के अंदर दिस आर द 6 मेजर सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, दैट इज असम, बंगाल, पंजाब, मद्रास, कर्नाटका एंड कश्मीर। इसमें भी सबसे ज्यादा सिल्क प्रोडक्शन जो यहां पर होता है मैसूर, दैट इज द कर्नाटका, इट इज द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया। ठीक है, लिख लो।
यहां पर लिखिए मैसूर, ब्रैकेट में लिख लो मैसूर को कर्नाटका के अंदर है। इट इज द मेजर सिल्क प्रोड्यूसर। सबसे ज्यादा सिल्क का प्रोडक्शन जो है इंडिया के अंदर कर्नाटका में मैसूर के अंदर होता है। क्लियर? ये तो अपन ने कुछ जनरल चीजें देखी कि सिल्क सेरीकल्चर है क्या। तो जो सिल्क वॉर्म है उसको कॉमर्शियल स्केल पर, जिससे कि उससे सिल्क निकलता है, उसको कॉमर्शियल स्केल पर उसके पालन पोषण करने को ही सेरीकल्चर बोलते हैं। फिर इंडिया के बाद में कि थर्ड रैंक पर स्टैंड करता है ये सिल्क प्रोड्यूसर कंट्रीज के अंदर। अपन इंडिया के अंदर मेजर सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें तो असम, बंगाल, आपका मद्रास, पंजाब, कर्नाटका एंड कश्मीर, इसमें भी सबसे ज्यादा सिल्क का प्रोडक्शन जहां होता है इट इज इन मैसूर, दैट इज इन द कर्नाटका। वहां पर सबसे ज्यादा सिल्क प्रोडक्शन होता है इंडिया के अंदर। तो ये तो कुछ जनरल टर्म्स हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द, आपने नाम सुना होगा सिल्क की साड़ियां वगैरह होती हैं, सिल्क के सूट्स आते हैं, ठीक है। क्लोथिंग इंडस्ट्रीज में इसका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। ये नोट आउट कर लिया क्या सभी स्टूडेंट्स ने? हटा दूं? हाँ, तो वैरायटी ऑफ सिल्क कोई मुझे बता सकता है? टसर सिल्क सुना होगा, टसर सिल्क की साड़ी आती है, मूंगा सिल्क आता है। तो नेक्स्ट हम लोग वो देखेंगे कि कितने फॉर्म्स ऑफ सिल्क जो है, जो सिल्क वॉर्म से जो बनते हैं वो है। तो टाइप ऑफ सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म वी आर गोइंग टू डिस्कस। 6 टाइप हैं टोटल। इट इज द टाइप ऑफ सिल्क, ये फॉर्म लिखा हुआ है, इट इज अ करेक्शन, फॉर्म नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है यहां पर, इट इज फ्रॉम, ठीक है। सिल्क वॉर्म से जितने टाइप की सिल्क जो मिलती है, ये टोटल ऐसे 4 ही दिए क्या इन लोगों ने? चलो और भी जो बता दूंगी। सबसे पहला है मलबरी सिल्क वॉर्म, ठीक है। ये कीड़े का नाम है मलबरी सिल्क वॉर्म। हाँ, 4 टाइप सारे दे रखे हैं शायद, हाँ सारे। चलिए, पहला जो टाइप है इसके अंदर इट इज द मलबरी सिल्क वॉर्म। मलबरी सिल्क वॉर्म एक कीड़ा है जिसको बॉम्बिक्स मॉरी बोलते हैं। ये आपके, जैसा कि नाम है मलबरी, तो मलबरी प्लांट की लीव्स पर ही रहता है, उसी पर फीड करता है। इसका पूरा लाइफ साइकिल भी अपन क्या डिस्कस करेंगे। तो इट फीड्स ऑन मलबरी, और इससे जिस वैरायटी ऑफ सिल्क का प्रोडक्शन होता है उसे अपन बोलते हैं मलबरी सिल्क, ठीक है। तो सबसे पहला आता है मलबरी सिल्क, किससे मिलेगा? मलबरी सिल्क वॉर्म से ही। सेकेंड वैरायटी इज द टसर सिल्क वॉर्म। मैंने बोला टसर सिल्क, टसर सिल्क की साड़ी बहुत कॉस्टली अच्छी आती है। तो टसर सिल्क जो है ये किससे मिलता है? टसर सिल्क वॉर्म से ही। ये देखिए टसर सिल्क, ये मिलता है आपको टसर सिल्क वॉर्म से। इसका बॉटनिकल नेम, सॉरी जूलॉजिकल नेम, इट इज द एंथेरा रॉयली विच फीड्स ऑन ओक। ओक ट्री जो है उसको फीड आउट करता है ये, दैट इज द टसर सिल्क वॉर्म, और ये आपके टसर सिल्क का प्रोडक्शन करता है। तीसरा वैरायटी जो है इसके अंदर एरी और द अरुंडी सिल्क वॉर्म, जिसका जूलॉजिकल नेम है एटेकस रिकनाई। ये जूलॉजिकल नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रख सको, क्योंकि हो सकता है याद होंगे नहीं। ये बॉम्बिक्स मॉरी मलबरी सिल्क वॉर्म का याद रख लेना, बाकी का नहीं होता तो कोई बात नहीं। ये आपके कैस्टर के ऊपर फीड करता है, जो नाम है एरी, उसी तरह की सिल्क, एरी सिल्क का प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट जो है इसके अंदर इट इज द मूगा सिल्क वॉर्म, ठीक है। इट फीड्स ऑन ओक एंड अदर फॉरेस्ट ट्री। ओक और दूसरे फॉरेस्ट ट्री को फीड करता है ये। मूगा सिल्क जो है इससे बनती है, ठीक है। थियोपाया रिलीजियोसा फीड्स ऑन मैशिकस एंड फ्यूकस स्पीशीज, और इससे मिलती है देवमूगा सिल्क, ठीक है। तो ये जो आपकी जो वैरायटीज हैं सिल्क की, ये सारा अपन देख लेंगे। मलबरी सिल्क वॉर्म से मलबरी सिल्क, टसर सिल्क वॉर्म से टसर सिल्क, एरी सिल्क वॉर्म से एरी सिल्क, और मूगा सिल्क वॉर्म से मूगा सिल्क मिल रही है। तो इसमें याद करने का कुछ है नहीं, जो सिल्क का नाम है उसके बस उसी सिल्क वॉर्म से ये मिल रही है, तो ये आपको इजी गोइंग याद हो जाएंगे। जूलॉजिकल नेम याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद कर सकते आप स्किप आउट कर सकते हैं। बस ये मलबरी सिल्क वॉर्म का जूलॉजिकल नेम जरूर याद रख लेना, इट इज द बॉम्बिक्स मॉरी। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है सिल्क फाइबर। इट इज अ प्रोटीन which is produced from the silk glands of silkworm। सिल्क फाइबर एक प्रोटीन है जो कि सिल्क वॉर्म की जो सिल्क ग्लैंड्स होती है, सिल्क ग्लैंड्स एक्चुअली सलाइवरी ग्लैंड्स ही होती है,
इससे आपको मिलता है। सिल्क ग्लैंड्स, ये लिखा हुआ है नेक्स्ट सिल्क ग्लैंड्स के बारे में। आपने सुना सिल्क ग्लैंड्स? हमने तो सुना ही नहीं है कुछ कि सिल्क ग्लैंड से सिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन तो सिल्क ग्लैंड्स दे आर द मॉडिफाइड सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द कैटरपिलर लार्वा ऑफ द इंसेक्ट बॉम्बिक्स मोरी, यानी कि जो बॉम्बिक्स मोरी जो कैटरपिलर लार्वा होता है, इसी की मॉडिफाइड सलाइवरी ग्लैंड को ही हम लोग सिल्क ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, दिस कैटरपिलर इट फॉर्म अ कुकून अराउंड देम। ये जो कैटरपिलर है अपने पास आसपास एक कुकून का फॉर्मेशन करता है। अपन खैर जब अभी इसका लाइफ हिस्ट्री डिस्कस करेंगे ना, तो आपको पूरा चीजें क्लियर होंगी कि कैसे ये कुकून बना रहा है, कैसे आपको सिल्क वहां से मिलता है। अभी सिर्फ यहाँ पर जो पॉइंट्स है वो देख लीजिए, बाकी लाइफ हिस्ट्री में इसके नेक्स्ट स्टेप आपके साथ डिस्कस करूंगी, तो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी माइंड के अंदर। तो ये जो कैटरपिलर है, जिसकी जो सलाइवरी ग्लैंड जो है, इन्हीं मॉडिफाइड सलाइवरी ग्लैंड्स को ही हमने बोला सिल्क ग्लैंड्स, जहां से सिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस कि ये जो कैटरपिलर है, ये अपने आसपास एक कवरिंग, एक कुकून का फॉर्मेशन करता है। द कुकून आर कुक्ड इन हॉट वाटर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टिफिंग एंड द सिल्क फाइबर इज अनवूंड फ्रॉम दिस। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इट इज द कुकून्स, यहाँ पे कुकून्स लिखा हुआ है। अब ये जो कुकून का जो फॉर्मेशन किया है इसने, इस कुकून को बोल रहे हैं कि हॉट वाटर, गर्म पानी के अंदर इसे कुक किया जाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टिफिंग। और इसकी वजह से क्या होता है, जो सिल्क फाइबर जो होता है, ये यहाँ से जो कुकून जो है, इससे सिल्क फाइबर जो है ये अनवूंड हो जाता है, ये वहां से निकल जाता है। ठीक है, इंडिया इज द important point, India is the only country in the world having all the 4 varieties of silk। ये जो अपन ने 4 varieties पढ़ी, मूगा सिल्क, ठीक है, मलबरी सिल्क, आपकी टसर सिल्क, ठीक है, और एरी सिल्क, ये जो 4 वैरायटीज पढ़ी अपन ने, इंडिया ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके अंदर आपकी 4 वैरायटीज की सिल्क जो है ये प्रेजेंट है, हैविंग ऑल द 4 वैरायटीज ऑफ द सिल्क। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, इसमें डिजीजेस ऑफ सिल्कवॉर्म दिया हुआ है, ये अपन लोग बाद में डिस्कस करेंगे, डिजीजेस ऑफ सिल्कवॉर्म। इसके पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्कवॉर्म, दैट इज द बॉम्बिक्स मोरी। उसकी लाइफ हिस्ट्री जो है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स हेडिंग डाल लीजिए, दैट इज द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्कवॉर्म। ठीक है, क्या है देखिए, इसका जो अडल्ट सिल्कवॉर्म जो है, इट इज अ क्रीमी मॉथ ऑफ 5 सेंटीमीटर हेयरी बॉडी, मतलब 5 सेंटीमीटर का होता है, हेयरी बॉडी होती है, और क्रीमी मॉथ होता है इसका अडल्ट सिल्कवॉर्म। इसकी जो फीमेल होती है, यह आपकी जो मलबरी प्लांट की जो लीव्स होती है ना, मलबरी लीव्स, इसकी फीमेल मलबरी, मतलब इसका अडल्ट सिल्कवॉर्म कैसा है, अडल्ट फॉर्म होता कैसा है, पहले ये देख लिया अपन ने कि इसका जो अडल्ट मॉथ है, अडल्ट फॉर्म जो है, इट इज अ क्रीमी मॉथ, क्रीमी होता है, इट इज अ क्रीमी मॉथ, 5 सेंटीमीटर का है हेयरी बॉडी, और 5 सेंटीमीटर हेयरी बॉडी, ऐसा दिखता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्या नेक्स्ट पॉइंट, जो फीमेल है इसके अंदर, इसमें जो फीमेल है, ये जो मलबरी प्लांट की जो लीव्स हैं, इस पर लगभग 400 से 500 अंडे देती है। ठीक है, जो फीमेल वॉर्म है, फीमेल जो है इसके अंदर, वो मलबरी लीव्स पर लगभग 400 से 500 अंडे जो है ये देती है। और इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन जो होता है ये इंटरनल होता है, ये भी लिख लेना, फर्टिलाइजेशन जो है इसके अंदर ये होता है इंटरनल। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, एक होता है ना अंडों को सहला के वो हैचिंग जो करते हैं, समर के अंदर लगभग 10 दिनों के अंदर होती है। तो हैचिंग इन समर इट टेक्स अबाउट 10 days। हैचिंग in summer it takes about 10 days, लगभग 10 दिन लगते हैं इसके अंदर। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट इज दिस कि इसका जो लार्वा जो है कैटरपिलर का, लार्वा कैटरपिलर, इसके पास इट हैव 5 इंस्टार आफ्टर 4 मोल्टिंग। 4 मोल्टिंग के बाद इट हैव 5 इंस्टार। ब्रैकेट में ये भी लिख लेना है कि इनका जो लाइफ स्पैन है ये टोटल 25 से 30 दिन का होता है। लाइफ स्पैन इट इज 25 to 30 डेज का होता है। ठीक है, समझ में आ रही है ना एक एक चीज। हैचिंग समर के अंदर लगभग 10 दिनों के अंदर होती है। लार्वा जो है इट हैव 5 इंस्टार आफ्टर 4 मोल्टिंग। 4 मोल्टिंग के बाद 5 इंस्टार होते हैं इसके अंदर। इसका जो लाइफ स्पैन है, इनकी जो जीवनी है, टोटल 25 से 30 दिन का जीवन होता है इनका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, इसका जो 5th इंस्टार लार्वा जो है, यह आपके सलाइवरी ग्लैंड को डेवलप करता है। डेवलप द सलाइवरी ग्लैंड, इट स्टॉप फीडिंग, फीड करना बंद कर देता है और एक क्लियर विस्कस फ्लूइड का सिक्रीशन करता है। ठीक है, क्या बताया, जो 5th इंस्टार कैटरपिलर जो है, 5th इंस्टार कैटरपिलर, व्हाट डज इट डू, इट डेवलप सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड को डेवलप करेगा। ठीक है, लिखो मत, सारा कुछ लिखाऊंगी मैं, अभी सिर्फ सुन लो ध्यान से। इट स्टॉप फीडिंग, फीड करना बंद कर देता है, एंड स्टार्ट सीक्रीट अ क्लियर विस्कस फ्लूइड, और एक क्लियर विस्कस फ्लूइड का सिक्रीशन करता है। और ये जो सिक्रीटरी फ्लूइड जो कि आपके बाहर आता है स्पिनरेट के थ्रू, ठीक है, स्पिनरेट इट इज अ पोर नियर द हाइपोफैरिंक्स, ये इसके थ्रू जो बाहर आता है ये एक लॉन्ग फाइन सिल्क थ्रेड के फॉर्म में आता है, और लगभग 1000 से 1200 मीटर सिल्क का जो है फॉर्मेशन होता है 3 दिन के अंदर। ठीक है, 100,000 to 1200 मीटर इन 3 डेज बन जाते हैं। और फिर जैसे ये सिल्क का ये जो आया ना, ये जैसे ही आपके एयर के एक्सपोजर में आता है, इट बिकम हार्ड एंड इट रैप अराउंड द बॉडी ऑफ दैट फॉर्म। इसे बोलते हैं अपन कुकून। समझ में आया कुकून क्या है? तो 5th इंस्टार कैटरपिलर जो है, इसने सलाइवरी ग्लैंड का डेवलपमेंट किया, इट स्टॉप फीडिंग एंड सीक्रीट अ क्लियर विस्कस फ्लूइड, और एक क्लियर विस्कस फ्लूइड का सीक्रीशन जो है इसने स्टार्ट कर दिया। और ये जो सीक्रेटेड फ्लूइड है, जो फ्लूइड ये सीक्रीट कर रहा है, दिस सीक्रेटेड फ्लूइड इट कम आउट थ्रू स्पिनरेट। ठीक है, स्पिनरेट क्या है मैं बाद में लिखा दूंगी। इट इज अ पोर नियर द हाइपोफैरिंक्स। ये किस फॉर्म में आता है? इट कम आउट थ्रू द स्पिनरेट विच फॉर्म a long fine thread of silk। और कितना बनता है? तो लगभग 3 दिनों के अंदर 1000 से आपका 1200 मीटर जो है इट एंड इट टेक्स द फॉर्म ऑफ अ लॉन्ग फाइन थ्रेड ऑफ द सिल्क। मैंने पता है लगभग 3 दिनों में 1000 से 1200 मीटर सिल्क जो है इसका फॉर्मेशन होता है। फिर मैंने बताया कि जैसे ही आपके अब एयर के कांटेक्ट में आएगा इट बिकम हार्डन। तो विच हार्डन ऑन एक्सपोजर टू द एयर, ये जो है इट हार्डन, ये जो सिक्रेटरी सब्सटेंस जो है इट हार्डन ऑन एक्सपोजर विथ एयर, और ये आपके इट कवर्स अराउंड द बॉडी ऑफ दैट कैटरपिलर एंड इट फॉर्म अ कवरिंग। इसको हम बोलते हैं कुकून। तो अभी जो मैंने आपको कुकून वहां पर बोला था, तो ये समझ में आ गया कुकून क्या है। ठीक है, तो ये आपका जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आके हार्ड होता है, इट फॉर्म अ कवरिंग अराउंड द बॉडी ऑफ दैट कैटरपिलर एंड इट इज कॉल्ड कुकून। और इस कुकून के कंप्लीट फॉर्मेशन के लिए लगभग आपके 3 दिन लग जाते हैं। ठीक है, 3 दिन लग जाते हैं इसके कंप्लीट फॉर्मेशन के लिए। एंटायर कुकून इज फॉर्म्ड विद इन 3 डेज। और इसका जो वेट है ये लगभग आपका 1.8 to 2.2 ग्राम का होता है इस कुकून का वेट। ठीक है,
और जो आपका इसमें जो अडल्ट होता है ना, इसका लाइफ स्पैन भी 3 दिन का ही होता है। अडल्ट जो सिल्क वॉर्म होता है, इसमें जो अडल्ट फॉर्म है, ये इसका जीवन सिर्फ 3 दिनों का ही होता है, ठीक है। फिर मेटामॉर्फोसिस के दौरान क्या होता है, इमैगो एक टर्म है, इमैगो, ये क्या होता है, ये सारा कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। पहले आपको यहाँ तक कुकून का फॉर्मेशन कैसे हुआ, यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। एक बार बता देती हूँ, फिर अपन कुकून तक का पहले नोट आउट करेंगे, उसके बाद आगे की स्टोरी शुरू करेंगे। तो क्या हुआ, सबसे पहली चीज तो ये कि जो अडल्ट सिल्क वॉर्म होता है, ये क्रीमी मॉथ है 5 सेंटीमीटर हेयरी बॉडी का। इट इज अ क्रीमी मॉथ ऑफ 5 सेंटीमीटर हेयरी बॉडी, यानी कि 5 सेंटीमीटर का क्रीमी मॉथ होता है, हेयरी बॉडी होती है, ऐसा होता है इसका अडल्ट सिल्क वॉर्म। फिर इसके फीमेल के बारे में हमने डिस्कस किया कि इसकी जो फीमेल है, ये मलबरी लीव्स के ऊपर आपके लगभग 400 से 500 अंडों को देती है। समर के टाइम पर हैचिंग के लिए लगभग 10 दिन लगते हैं। इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, हैचिंग जो है समर के अंदर लगभग 10 दिनों के अंदर होती है। और जो लार्वा कैटरपिलर है, इट हैज 5 इंस्टार आफ्टर द 4 मॉल्टिंग। इनका लाइफ स्पैन कितना है, ये भी आप इसे नोट आउट कराया था कि 25 से 30 दिनों तक का इनका टोटल जीवन होता है। और जो इसका 5th इंस्टार कैटरपिलर है, ये आपके सलाइवरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट करता है, फीडिंग करना बंद कर देता है और एक क्लियर विस्कस फ्लूइड का सिक्रीशन करता है। ये जो फ्लूइड ये सिक्रीट कर रहा है, स्पिनरेट के थ्रू करता है, ठीक है। स्पिनरेट, इट इज अ पोर विच इज सिचुएटेड नियर द हाइपोफारिंक्स। तो ये स्पिनरेट के थ्रू जो क्लियर विस्कस फ्लूइड का फॉर्मेशन कर रहा है, इट टेक्स द फॉर्म ऑफ है, ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये एक लॉन्ग फाइन थ्रेड ऑफ सिल्क ये बनाता है, ठीक है। और ये जो लॉन्ग फाइन थ्रेड ऑफ सिल्क जो है, ये जो सिक्रीशन जो उसका फॉर्म जो इसने ले लिया है, ये जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है, इट बिकम हार्डन, ये हार्ड हो जाता है और ये आपके उस कैटरपिलर की पूरी बॉडी को आसपास ऐसे कवर कर लेता है और कुकून का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट पॉइंट, अभी जब मैंने पहले स्लाइड में पढ़ाया था तो ये बताया था कि फिर कुकून का फॉर्मेशन हो गया ना, एग्जैक्टली ये है वही लॉन्ग फाइन थ्रेड ऑफ द सिल्क, ये हार्ड होके कुकून बन गया, इसलिए इसे वार्म वाटर में डालते हैं, ठीक है, और फिर वहां से वो सिल्क निकलता है, ठीक है। इट अनवूंड द सिल्क, मैंने आपको ये पहले डिस्कस किया, तो ये आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो कुकून, एंटायर कुकून के फॉर्मेशन के लिए कितने दिन लगते हैं, तो लगभग 3 दिनों के अंदर इसका फॉर्मेशन पूरा होता है। इस कुकून का वेट जो है 1.8 to 2.2 ग्राम तक होता है, ठीक है। यहां तक की स्टोरी क्लियर है सभी को। चलो तो एक काम करते हैं, पहले हम इतना नोट आउट कर लेते हैं, इसके बाद की स्टोरी उसके बाद पढ़ेंगे, 2-4 पॉइंट्स और रहते हैं। फिर ये नोट आउट कर लिया होगा सभी स्टूडेंट्स ने मेरे हिसाब से, हटा दो इसे। चलिए तो सबसे पहला पॉइंट तो है, इट इज द अडल्ट सिल्कवॉर्म adult silkworm, it is a creamy moth. Adult silkworm, it is a creamy moth of 5 centimeter hairy body, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, इसके फीमेल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो इसकी फीमेल जो होती है, इट लेज, कितने अंडे देती है ये, इट लेज अबाउट 400 to 500 एग्स, किसके ऊपर देती है, ऑन मलबरी लीव्स, इसके ऊपर लगभग 400 से 500 अंडे देती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके फर्टिलाइजेशन की बात की, इट इज दैट कि फर्टिलाइजेशन जो है इसके अंदर ये इंटरनली होता है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। अंडे देने के बाद क्या होगा, उसकी हैचिंग होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट हैचिंग के बारे में ये है कि हैचिंग जो है इन समर इट टेक अबाउट 10 डेज, 10 दिन लगते हैं लगभग। हैचिंग इन समर इट टेक्स 10 डेज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था कि इसका जो लार्वा कैटरपिलर है, दैट इज द कैटरपिलर, इसका जो लार्वा है, इट हैज, इसके पास 5 इंस्टार होते हैं आफ्टर 4 मोल्टिंग, इट हैज 5 इंस्टार आफ्टर 4
मॉल्टिंग। अब इसके ब्रैकेट में ये भी लिख लेना, इसका लाइफ स्पैन, इसका टोटल जो जीवन काल है ये 25 से 30 दिनों का ही होता है। लाइफ स्पैन कितना है? ये है 25 से 30 दिनों का, 25 to 30 डेज। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया, जो फिफ्थ इंस्टार कैटरपिलर जो है ये क्या करेगा? तो फिफ्थ इंस्टार कैटरपिलर, व्हाट डज इट डू? इट डेवलप, ये आपके सलाइवरी ग्लैंड का डेवलपमेंट करते हैं, सलाइवरी ग्लैंड का फॉर्मेशन करते हैं। इट डेवलप द सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, इट डेवलप सलाइवरी ग्लैंड, इट स्टॉप फीडिंग and secrete a clear viscous fluid। ठीक है, और आपके क्लियर विस्कस फ्लूइड का सिक्रीशन करते हैं। और ये जो सिक्रेटेड फ्लूइड जो है ये कहां से निकल रहा है? थ्रू द स्फिनरेट। व्हाट इज द स्फिनरेट? इट इज अ पोर नियर द हाइपोफैरिंक्स। ये टेक द फॉर्म ऑफ ए फाइन थ्रेड, लॉन्ग थ्रेड ऑफ द सिल्क। तो लिख लीजिए, द सीक्रेटेड फ्लूइड, द सीक्रेटेड फ्लूइड थ्रू स्पिनरेट। स्पिनरेट जो है इट इज अ पोर नियर हाइपोफैरिंक्स। ठीक है, दिस सीक्रेटेड फ्लूइड, मैंने लिखा है दिस सीक्रेटेड फ्लूइड कम आउट, तो लिखो कम आउट। ये सीक्रेटेड फ्लूइड जो है स्पिनरेट के थ्रू बाहर आता है एंड इट टेक्स द फॉर्म ऑफ अ लॉन्ग फाइन थ्रेड ऑफ सिल्क, जो कि आपके जैसे ही एयर के कांटेक्ट के अंदर आता है इट बिकम हार्डन and form a covering around the silkworm which is called cocoon। इसे बोलते हैं cocoon। क्लियर? तो यहां तक नोट आउट किया क्या सभी स्टूडेंट्स ने? चलिए इधर देखते हैं, ये हटा दूं? लिख लिया इतना? इस फॉर्मेट में भी लिख लेना चाहो तो ज्यादा इजी हो याद करने में अगर आपको तो। कहां तक लिखा? द सीक्रेटेड फ्लूइड कम आउट थ्रू स्पिनरेट, स्पिनरेट के थ्रू ये बाहर आ रहा है एंड टेक द फॉर्म ऑफ ए, एंड टेक फॉर्म ऑफ अ लॉन्ग फाइन थ्रेड, एंड टेक द फॉर्म ऑफ ए लॉन्ग फाइन थ्रेड ऑफ सिल्क। इसके ब्रैकेट में ये लिख ले, अब 1000 से 1200 मीटर सिल्क जो है इसका फॉर्मेशन होता है इन 3 डेज। तो लिख लीजिए अबाउट 1000 to 1200 मीटर इन 3 डेज। ठीक है, और जैसे ही ये आपके एयर के कॉन्टैक्ट विच लिखो, इट टेक द फॉर्म ऑफ ए लॉन्ग फाइन थ्रेड ऑफ सिल्क विच हार्डन्स, ये हार्ड हो जाता है, विच हार्डन्स ऑन कॉन्टैक्ट विद एयर, एयर के कॉन्टैक्ट में आते ही, विच हार्डन्स ऑन कॉन्टैक्ट विद एयर एंड फॉर्म अ कवरिंग, और एक कवरिंग का फॉर्मेशन करता है अराउंड द बॉडी ऑफ दिस कैटरपिलर एंड फॉर्म अ कवरिंग around the body of caterpillar which is called cocoon। इसे कहा जाता है ठीक है। तो cocoon क्या है ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट अपना सिल्क का कंपोजिशन लिख लीजिए। तो सैरेसिन और फाइब्रिन प्रोटीन जो है इससे मिलके बनता है। तो सिल्क इज कंपोज्ड ऑफ सैरेसिन एंड फाइब्रिन प्रोटीन। लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, इट इज कंपोज्ड ऑफ
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस ये किया कि आपका जो एंटायर कुकून है इसको बनने में कितने दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं। तो एंटायर कुकून इज फॉर्म्ड विद इन 3 days। एंटायर कुकून इज फॉर्म्ड विद इन 3 days। 3 दिनों के अंदर पूरे कुकून का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसका वेट भी लिख लीजिए। वेट ऑफ कुकून इट इज अबाउट 1.8 to 2.2 ग्राम, इतना वेट होता है लगभग इसका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस, जो प्यूपा का जब मेटामॉर्फोसिस होता है तो इस टाइम पे हिस्टोजेनेसिस और हिस्टोलाइसिस जो है इट अकर, लिख लीजिए। ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस ऑफ प्यूपा what happen, histolysis and histogenesis it occur। ठीक है, मैंने आपके साथ एक टर्म डिस्कस किया था इमैगो। तो जो फुल्ली ग्रोन प्यूपा जो होता है उसी को हम बोलते हैं इमैगो। ये भी लिख लो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था इमैगो क्या होता है, हम डिस्कस करेंगे। तो इमैगो क्या होता है, जो फुल्ली ग्रोन प्यूपा होता है उसी को हम कहते हैं फुल्ली ग्रोन प्यूपा, इट इज कॉल्ड इमैगो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको ये बता ही दिया कि जो इसके जो अडल्ट होते हैं इनका जो लाइफ स्पैन है ये 3 से 4 दिन का ही होता है। और जो अडल्ट मॉथ है इट कम आउट ऑफ कुकून आफ्टर 10 to 12 days ऑफ प्यूपा लाइफ। ठीक है, इसका जो अडल्ट है कुकून से 10 से 12 दिन की प्यूपा लाइफ के बाद बाहर आता है। ये भी लिख लीजिए, अडल्ट it come out from cocoon after 10 to 12 days of pupa life। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसका लाइफ स्पैन लिख लीजिए अडल्ट का, ये लगभग 3 से 4 दिन का है। लाइफ स्पैन ऑफ अडल्ट इट इज 3 to 4 days ओनली। 3 से 4 दिन का ही जीवन होता है अडल्ट का इनके। क्लियर, इट इज ऑल अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क वॉर्म। ठीक है, सिल्क का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है आपको थोड़ा बहुत एक आइडिया अब इससे लग गया होगा। सिंपल सी चीज, पहले तो ये डिस्कस किया है कि जो सिल्क वॉर्म है, अडल्ट सिल्क वॉर्म, ये दिखता कैसा है। तो एक वाइट क्रीमी मॉथ है 5 सेंटीमीटर हेयरी बॉडी का। इसके जो फीमेल हैं ये जो मलबरी प्लांट की जो लीव्स होती हैं उस पर लगभग 400 से 500 अंडे को देती हैं। ठीक है, फिर इसमें जो फर्टिलाइजेशन है ये इंटरनल होता है। अंडे दे दिया, अब होगी हैचिंग। तो समर के अंदर हैचिंग लगभग 10 दिनों के अंदर होती है। और इसका जो लार्वा है इट हैज 5 इंस्टार की पॉइंट आफ्टर द 4 मोल्टिंग। इनका लाइफ स्पैन 25 से 30 दिनों का होता है। फिर इसका जो 5th इंस्टार लार्वा है ये आपके सलाइवरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट करते हैं, डेवलप द सलाइवरी ग्लैंड्स। ये फीड करना बंद कर देते हैं और एक क्लियर विस्कस फ्लूइड का सिक्रीशन करते हैं। ये जिस क्लियर विस्कस फ्लूइड का ये जो सिक्रीटरी सब्सटेंस जो है, जो सिक्रीटरी जो फ्लूइड जो है ये स्फिंडरेट के थ्रू बाहर आता है। ये आपके एक लॉन्ग फाइन थ्रेड ऑफ सिल्क जो है उसका फॉर्म ले लेते हैं। ठीक है, ये जो सिक्रीटरी फ्लूइड विच कम आउट थ्रू द स्फिंडरेट एंड टेक द फॉर्म ऑफ ए लॉन्ग फाइन थ्रेड ऑफ द सिल्क। इससे एक चीज और ये बताया कि 1000 से 1200 मीटर बनता है 3 दिन के अंदर। ठीक है, फिर ये जो लॉन्ग फाइन थ्रेड जो सिल्क जो आया ये हार्ड हो जाता है जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है। और ये हार्ड होके उस कैटरपिलर की बॉडी के आसपास एक कवरिंग का फॉर्मेशन करता है जिसे हमने कहा कुकून। अब कुकून से वो कैसे निकालते हैं ऑलरेडी मैं आपको लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर चुकी। पानी में डालते हैं और फिर कैसे उसको अनवूंड करते हैं। फिर ये बोल रहा है कि जो कुकून है इसके पूरे बनने में लगभग 3 दिन लगते हैं, 3 से 4 दिन लगते हैं। और इसका वेट 1.8 to 2.2 ग्राम होता है। जब मेटामॉर्फोसिस होता है प्यूपा का तो हिस्टोजेनेसिस और हिस्टोलाइसिस होता है। फिर एक टर्म है इमैगो।
ये क्या होता है तो बताया, जो फुल्ली ग्रोन पूपा होता है उसी को अपन इमेगो बोलते हैं। इसमें इसकी जो अडल्ट जो है उसका लाइफ स्पैन लगभग 3 से 4 दिनों का होता है। क्लियर? इट इज ऑल अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्कवॉर्म। नेक्स्ट, सिल्कवॉर्म की कुछ डिजीजेस जो हैं, पहले तो आप रीलिंग एंड स्पिनिंग क्या है ये लिख लीजिए। इट इज द, व्हाट इज वी मीन बाय द रीलिंग एंड स्पिनिंग? तो इट इज द रिमूविंग ऑफ द सिल्क, थ्रेड ऑफ द सिल्क फ्रॉम द किल्ड कुकून। किल्ड कुकून से आपके उसके थ्रेड को निकालना, उसी को अपन बोलते हैं रीलिंग एंड स्पिनिंग। ठीक है, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द थ्रेड फ्रॉम द किल्ड कुकून। लिख लो, इट इज कॉल्ड रीलिंग। ये नोट आउट कर लिया? चलिए यहां से ये नोट आउट कर लिया सभी स्टूडेंट्स ने? हटा दो इसे। चलिए, next is the reeling and spinning. तो क्या होता है? तो the process of removing thread from killed cocoon, इसको कहा जाता है रीलिंग। ठीक है, ये भी लिख लो। कुकून के डेफिनेट सी बात है, किल्ड कुकून से तो पोस्ट कुकून फॉर्मेशन ही होता होगा। कुकून के फॉर्मेशन के बाद किल्ड कुकून से आपके थ्रेड को रिमूव करना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीलिंग। नेक्स्ट जो है, लास्ट पॉइंट जो है सेरिकल्चर के बारे में, इट इज अबाउट द डिजीजेस। कौन कौन से डिजीजेस जो है सिल्कवॉर्म को इफेक्ट करती हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ये नोट आउट कर लिया क्या सभी स्टूडेंट्स ने? हटा दूं? चलिए, इट इज द लास्ट पॉइंट अबाउट द सेरिकल्चर, इट इज द डिजीजेस ऑफ द सिल्कवॉर्म। डिजीज ऑफ सिल्कवॉर्म, सबसे पहले दे रखिए मैगट डिसीज। इट इज कॉज्ड बाय ट्राइकोलाइगा सॉर्बिलियंस, ये एक फ्लाई है, इसकी वजह से ये होती है। दूसरा है पेब्राइन, इट इज कॉज्ड बाय नोजीमिया बोम्बाइसिस। ठीक है, इट इज अ स्पेलिंग मिस्टेक, इट इज अ प्रोटोजोआ, इसकी वजह से ही होती है, प्रोटोजोअल डिजीज है। नेक्स्ट इज द पॉलीहेड्रोसिस, इट इज कॉज्ड बाय वायरस। एंड नेक्स्ट इज द ग्रेसाइल, इट इज ऑल्सो कॉज्ड बाय द वायरस। ये कुछ नहीं, आपके सिंपली कुछ डिजीजेस के नाम दे रखे हैं, इनके कॉजेटिव एजेंट दे रखे हैं और किसकी वजह से ये डिजीज होती है। एक डिजीज दे रखी है, इट इज द फ्लैचरी मस्क्यूराइडिन, इट इज अ फंगल डिजीज ऑफ द सिल्कवॉर्म, फंगस की वजह से होती है। नेक्स्ट इज द ग्रीन मस्कार्डिन, इट इज द फंगल डिजीज, अगेन इट इज अ फंगल डिजीज ऑफ द सिल्कवॉर्म। नेक्स्ट आपके साथ देख रहे हैं सेंट्रल सेरिकल्चर स्टेशन, बहरामपुर वेस्ट बंगाल के अंदर है। सेंट्रल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये मैसूर के अंदर है इसका। क्लियर? इट इज ऑल अबाउट द सेरिकल्चर। ये सारा का सारा पॉइंट अपन यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, सेरिकल्चर। अब आपकी कुछ डिजीजेस हैं एनिमल्स की, मैंने आपको बोला था कुछ बैक्टीरियल डिसीजेज हैं, कुछ वायरल डिसीजेज हैं, कुछ प्रोटोजोअल डिसीजेज हैं, कुछ हेलमिंथिक डिसीजेज हैं और कुछ फंगल डिसीजेज हैं। ये सारा का सारा हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिजीज, इस डिजीज का कॉजेटिव एजेंट क्या है और इसके सिम्टॉम्स क्या क्या है। ठीक है, तब तक आप लास्ट इसको यहाँ तक नोट आउट कर लें। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा होगा, मैंने स्लाइड चेंज कर दी थी, कोई नहीं, एडजस्ट मान लेना, कुछ बीच का मिसिंग नहीं है आपके। ठीक है, नोट आउट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट, कुछ इन्फेक्शियस डिजीजेस जो हैं आपके डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की, हम लोग वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें मैंने आपको बताया कि बैक्टीरियल है, वायरल है, प्रोटोजोअल है, हेलमिंथिक है, फंगल डिसीजेस है। सबसे पहले इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी बैक्टीरियल डिसीजेस। ठीक है, इसमें सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बैक्टीरियल डिजीजेस। इसमें सबसे पहली है आपकी, इसका नाम लिखो, इट इज एंथ्रेक्स। इन डिजीजेस के अंदर भी 3 चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे।
इसका कॉजेटिव एजेंट और इसके सिम्टम्स, ठीक है। कौन सी बैक्टीरियल डिसीज, इसका कॉजेटिव एजेंट जो पैथोजन है जिसकी वजह से ये हो रही है वो कौन है, और इस डिसीज के सिम्टम्स क्या आते हैं। सिर्फ ये 3 पॉइंट्स जो है हम 2 पॉइंट्स जो है हम डिजीजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एंथ्रेक्स का अगर पैथोजन हम लोग देखें, व्हाट वाज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ दिस डिजीज, तो इट इज द बैसिलस एंथ्रेसिस। It is the causative agent, it is the pathogen which is responsible for anthrax, Bacillus anthracis, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके सिम्टम्स की बात करेंगे। एंथ्रेक्स के सिम्टम्स क्या है, तो ब्लड मिक्स्ड फ्रॉथी सीक्रीशन from the external opening of the animals and the respiratory distress, ये respiratory rate जो है ये increase हो जाती है इसके अंदर, और blood mixed frothy secretion जो है, जो external opening होती है animal body की, वहाँ से निकलता है, ये इसके symptoms आते हैं anthrax के अंदर, ठीक है। तो लिख लीजिए symptoms है, it is the blood mixed frothy secretion from external opening of body, ठीक है। ब्लड मिक्स फ्रॉथी सिक्रीशन फ्रॉम एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ बॉडी एंड इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट। सीधा रट्टाफिकेशन वाला सेक्शन है, कौन सी डिजीज, किसका पैथोजन क्या और उसके सिम्टम्स क्या, सारी चीजें आपको रट्टा लगानी है इसके अंदर, ठीक है। इट इज अबाउट द फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज ऑफ द डोमेस्टिकेटेड एनिमल, दैट इज द एंथ्रेक्स। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो पैथोजन है इट इज बैसिलस एंथ्रेसिस। सिम्टम्स जो है ब्लड मिक्स फ्रोथी सिक्रीशन जो है एक्सटर्नल ओपनिंग से निकलता है और रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाती है इसके अंदर। जो सेकेंड बैक्टीरियल डिसीज है इसके अंदर, इट इज द हेमरेजिक सेप्टिसीमिया। इसके अंदर क्या होता है देखिए, तो मैं सिर्फ डिजीज का नाम चेंज कर देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट जो बैक्टीरियल डिसीज है इट इज हेमरेजिक सेप्टिसीमिया, ठीक है। हेमरेजिक सेप्टिसीमिया के अंदर अगर हम लोग पैथोजन की बात करें तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है इट इज पास्चुरेला multocida. It is the causative agent of this disease, that is the hemorrhagic septicemia. इसके सिम्टम्स की बात करें, हाई फीवर आता है, हाई फीवर, ठीक है, निमोनिया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, हाई फीवर, निमोनिया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सेप्टिसीमिया एंड पेन ड्यूरिंग वॉकिंग, जिसे बोलते हैं लैमिंग, ये इसके सिम्टम्स है। लैमिंग के ब्रैकेट में लिख लीजिए, इसका मतलब क्या होता है, इट इज द पेन ड्यूरिंग वॉकिंग। जब चलते हैं इस समय पर पेन होता है इसके अंदर, पेन ड्यूरिंग वॉकिंग। इट इज द symptoms of this hemorrhagic septicemia. What was it? High fever, pneumonia, respiratory distress, septicemia and the lambing, that is the pain during the walking. These are the symptoms of this disease. ठीक है, तो ये आपका सेकेंड बैक्टीरियल डिसीज है, दैट इज द हेमरेजिक सेप्टिसीमिया। सारा रेक्टिफिकेशन वाला सेक्शन में डायरेक्टली पैथोजन और सिम्टम्स नोट आउट कराती जा रही हूँ, ठीक है। इसके बाद जो अपन नेक्स्ट डिसीज जो इसके अंदर पढ़ते हैं इट इज द ब्लैक क्वार्टर। इसके अंदर क्या होता है देखिए, मैं सिर्फ ये नाम चेंज करती जाती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बैक्टीरियल डिसीज जो है इट इज द ब्लैक क्वार्टर, ब्लैक क्वार्टर,
इसके पैथोजन की अगर बात की जाए तो इट इज द क्लॉस्ट्रीडियम चाउवी। इट इज द पैथोजन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लैक क्वार्टर। इसके सिम्टम्स के अंदर फीवर है और नेक के अंदर स्वेलिंग होती है ब्लैक क्वार्टर के अंदर। तो सिम्टम्स इज द फीवर एंड स्वेलिंग इन नेक रीजन के अंदर स्वेलिंग होती है। तो दिस आर द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रुसेलोसिस। इसके अंदर क्या होता है, तो लिख लिया, हाँ, सिंपल कॉजेटिव एजेंट और सिम्टम्स रट्टा लगाना है। ब्लैक क्वार्टर, क्लॉस्ट्रीडियम चाउवी, फीवर एंड स्वेलिंग इन द नेक रीजन। नेक्स्ट है ब्रुसेलोसिस। ठीक है, इसके अंदर इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है इट इज द ब्रुसेला अबॉर्टस। इसमें प्लेसेंटा के अंदर स्वेलिंग होती है, अबॉर्शन एंड रिड्यूस्ड फर्टिलिटी। दिस आर द सिम्टम्स ऑफ दिस। फर्टिलिटी रेट जो है ये कम हो जाती है, अबॉर्शंस हो जाते हैं और जो प्लेसेंटा है उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है। दिस आर द सिम्टम्स ऑफ दिस ब्रुसेलोसिस विच इज कॉज्ड बाय द ब्रुसेला अबॉर्टस। तो लिख लीजिए सिम्टम्स के अंदर क्या है, एक तो प्लेसेंटल स्वेलिंग इन प्लेसेंटा, ठीक है, नेक्स्ट इज अबॉर्शन एंड रिड्यूस्ड फर्टिलिटी। फर्टिलिटी जो है ये भी इसके अंदर रिड्यूस्ड होती है। दिस ऑल आर अबाउट द ब्रुसेलोसिस। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसके अंदर इट इज द बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस के अंदर क्या होता है, वी आर गोइंग टू डिस्कस। नेक्स्ट, ये सारी बैक्टीरियल डिजीजेस की कैटेगरी चल रही है, शायद 4 डिस्कस कर चुकी ना। इट इज द बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम बोविस ये पैथोजन जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज द माइकोबैक्टीरियम बोविस। इट इज द पैथोजन which is responsible for this disease. Symptoms, ट्यूबरकल नोड जो है लंग्स और लिम्फ नोड्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है इसके अंदर भी। ठीक है, दैट इज द ट्यूबरकल नोड इन लंग्स एंड लिम्फ नोड्स एंड respiratory distress. These are the symptoms of this disease, that is the bovine tuberculosis. Bovine tuberculosis के अंदर lungs और lymph nodes पर tubercle जो है ये होते हैं और respiratory distress होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है botulism और एक है आपका टिटेनस, ये हम डिस्कस करेंगे। तो ये नोट आउट कर लिया सभी स्टूडेंट्स ने, चेंज कर दो इसे भी। नेक्स्ट इज द, पहले बॉटुलिज्म डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो डिजीज है इट इज द बॉटुलिज्म। जो पैथोजन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इट इज द क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम नाम का जो पैथोजन है ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें आपके जॉ के अंदर, नेक के अंदर, मसल्स के अंदर, लेग का, इन सब का पैरालाइसिस जो है ये हो जाता है, सलाइवेशन इंक्रीज हो जाता है और रेस्पिरेटरी ब्लॉकेज जो है ये इसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, व्हाट वर द सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज, तो इट इज द पैरालाइसिस ऑफ जॉ लाइन जो होती है, जॉ, इसका पैरालाइसिस होता है, पैरालाइसिस ऑफ जॉ, नेक, मसल्स, लेग,
इन सबके पैरालाइसिस इसके अंदर होगा, ठीक है। सलाइवेशन इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज्ड सलाइवेशन एंड रेस्पिरेटरी ब्लॉकेज। These are the symptoms of this disease, ठीक है। That is the paralysis of jaw, neck, legs muscles, increased salivation and there is the respiratory blockage. Clear? It is all about the botulism. लास्ट इसके अंदर 6 अपन डिस्कस कर चुके। लास्ट जो बैक्टीरियल डिसीज आपके सिलेबस के अंदर है डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की, इट इज द टिटनस, ठीक है। टिटनस का पैथोजन सबको पता है, इट इज द क्लोस्ट्रीडियम टिटनी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टिटनस। क्या होता है, जॉ और नेक के अंदर स्टिफनेस हो जाती है और जो आपका जो नेक रीजन जो है ये एक्सेसिव स्ट्रेन इन नेक रीजन, दिस आर द सिम्टम्स ऑफ दिस टिटनस। लिखो नेक्स्ट जो डिजीज है, इट इज 7th, इट इज द टिटनस। टिटनस का कॉजेटिव एजेंट पैथोजन, it is the Clostridium tetani, ठीक है। सिम्टम्स की बात करें तो आपका स्टिफनेस इन जॉ, नेक एंड एक्सेसिव स्ट्रेन इन नेक region. These are the symptoms of this disease, that is the tetanus. Clear? तो ये बैक्टीरियल डिसीज अपन ने जैसे ह्यूमंस में भी 4-5 कैटेगरी पढ़ी थी, बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअल, हेलमिंथिक एंड द फंगल। ऐसे ही ये 5 की 5 कैटेगरी अपन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में पढ़ेंगे। इसमें जो सबसे पहली कैटेगरी थी दैट इज द बैक्टीरियल डिसीज। इसके अंदर जो मैंने 7 डिसीजेज आपके साथ डिस्कस की हैं, आपके सिलेबस के अंदर इतनी ही है। सिंपल सी चीज, सारा रट्टाफिकेशन वाला सेक्शन है, कौन सी डिजीज के सिम्टम्स क्या है और जो पैथोजन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसका आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। इट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट कैटेगरी दैट इज द बैक्टीरियल डिसीज। नेक्स्ट में आपके साथ वायरल डिसीजेस 3-4 हैं, वो डिस्कस करूंगी, तब तक आप इतना नोट आउट कर लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो कैटेगरी है इसके अंदर, इट इज द वायरल डिसीजेस। वायरल डिसीज के अंदर सबसे पहला जो है इसके अंदर, इट इज द रिंडरपेस्ट, ठीक है। वही 2 चीजें इसके अंदर भी वही हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके पैथोजन की अगर बात की जाए, व्हाट वाज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ दिस डिसीज, तो इट इज द पैरामिक्सोवायरस। इट इज द पैरामिक्सो वायरस, ठीक है। नेक्स्ट इसके सिम्टम्स की बात करेंगे हम लोग कि इसमें क्या होता है। सिम्टम्स के अंदर हाई फीवर, स्टोमेटाइटिस एंड सीवियर डायरिया, ये इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। व्हाट वर द सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज, हाई फीवर, स्टोमेटाइटिस, स्टमक के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, स्टोमेटाइटिस बता रखा है पहले भी, जिस भी वर्ड के पीछे आइटिस लग जाता है उसका मतलब होता है उस चीज का इन्फ्लेमेशन या फिर इन्फेक्शन। तो हाई फीवर, स्टोमेटाइटिस एंड सीवियर डायरिया, ठीक है, लूज मोशंस, दिस आर द सिम्टम्स ऑफ दिस वायरल डिसीज दैट इज द रिंडरपेस्ट। नेक्स्ट जो वायरल डिसीज है इसके अंदर, इट इज द फुट एंड माउथ डिसीज। फुट एंड माउथ डिसीज का जो पैथोजन जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इट इज द पिकॉर्ना वायरस। ठीक है, फुट एंड माउथ डिसीज के अंदर पैथोजन जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इट इज द पिकॉर्ना वायरस। इसके भी अगर सिम्टम्स की बात की जाए, सारा रट्टाफिकेशन वाला सेक्शन है, सिम्टम्स की बात की जाए, फीवर आता है, देयर इज द लीजन इन द माउथ,
ठीक है, माउथ पर, मेमोरी ग्लैंड्स पर, टीथ्स पर, यहाँ पर लीजन्स जो है ये आपको देखने को मिलते हैं इस डिजीज के अंदर। तो लिख लीजिए, देयर इज द फीवर एंड लीजन्स ऑन माउथ, मेमोरी ग्लैंड्स, hoof and teeth। ठीक है, नेक्स्ट जो है इट इज द काउपॉक्स। काउपॉक्स ऑर्थोपॉक्स वायरस जो है इसकी वजह से होता है, इसके अंदर आपके मेमोरी ग्लैंड्स और टीथ्स के ऊपर रैशेस जो हैं ये दिखाई देते हैं, थोड़ा थोड़ा लो फीवर इसके अंदर होता है एंड देयर इज लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि भूख नहीं लगती है इसके अंदर। तो दिस आर द सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज, दैट इज द काउपॉक्स। तो मैं यहां पर ही लिख देती हूँ, इसको नोट आउट कर लिया क्या सभी स्टूडेंट्स ने? हटा दूं? नेक्स्ट जो डिजीज है इट इज द काउपॉक्स। काउपॉक्स में सबसे पहला वही चीज जो हम पढ़ेंगे सबका पैथोजन। ठीक है, व्हाट वाज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ दिस डिसीज? तो इट इज द ऑर्थोपॉक्स वायरस। नेक्स्ट वही अपन इसके अंदर भी इसके सिम्टम्स जो हैं ये इसके अंदर देखते हैं। तो सिम्टम्स के अंदर है लो फीवर है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, इसके अंदर आपके रैशेस है, बता चुकी जो ऑलरेडी लिख चुके सारा वही लिख लो, रैशेस ऑन मेमोरी ग्लैंड्स एंड टीथ्स। आपके देयर इज लो फीवर एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है। दिस आर द सिम्टम्स ऑफ द काउपॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट जो डिजीज है इसके अंदर इट इज द रेबीज। नेक्स्ट वायरल डिसीज इज रेबीज। ये 4 वायरल डिसीजेज ही है आपके सिलेबस के अंदर यहाँ पर। नेक्स्ट वायरल डिजीज का नाम है रेबीज। इसका जो पैथोजन है जिसकी वजह से ये डिजीज होती है इट इज द रैप्डोवायरस। इट इज रैप्डोवायरस। नेक्स्ट, इस डिजीज के सिम्टम्स की अगर हम लोग बात करें तो एक तो मतलब देयर इज चेंज इन बिहेवियर, के अंदर चेंज हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेबिलिटी इसके अंदर देखने को मिलती है, मैडनेस, थोड़ा सा पागलपन जो है ये आपको देखने को मिलता है, और पैरालिसिस हो जाता है। दिस आर द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज। क्या क्या है? देयर इज चेंज इन बिहेवियर, बिहेवियर के अंदर चेंज होता है, देयर इज चेंज इन बिहेवियर। ठीक है, देयर इज इंक्रीज्ड एक्साइटेबिलिटी, increased excitability। ठीक है, there is madness and paralysis। These are the symptoms of this disease। Clear? It is all about the viral diseases। Next जो है, अब आपके ये सारा रेक्टिफिकेशन वाला ही सेक्शन है, जैसे कि अपन सब में क्या कर रहे हैं वही मैं लिख रही हूँ, डिसीज का नाम, उसका पैथोजन, उसके सिम्टम्स। अब अपन कुछ पावर पॉइंट में देख लेते हैं। नेक्स्ट, बैक्टीरियल और वायरल लिख लिया ही आप सब ने? हटा दूं? चलिए, इसमें जो मैंने आपको जो डिसीजेस पढ़ाई है ना, बैक्टीरियल डिसीज, इसके अंदर एक तो एंथ्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना। एक बॉटुलिज्म वाला जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस, ये 3 पर एकदम स्टार मार्क कर लेना। वायरल डिसीज के अंदर सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, सब आपको याद करना है। नेक्स्ट जो है वायरल के बाद हम लोग प्रोटोजोअल डिसीजेस जो हैं ये डिस्कस करेंगे। प्रोटोजोअल डिसीज के अंदर जो पहली जो डिसीज दे रखी है, अरे यार चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगी, इन्हें थोड़ा सा गलत तरीके से इसे टाइप कर लिया है, कोई नहीं, आपको अब इतना पढ़ चुके तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। इसने प्रोटोजोअल बॉर्न डिसीज में सबसे पहला डिसीज है बेबिसियोसिस। ठीक है, इसका जो कॉजेटिव एजेंट है इट इज दिस
बेबिशिया स्पीशीज, इसकी वजह से ये डिसीज होती है। नेक्स्ट इसके सिम्टम्स हम डिस्कस करें तो ये पहला वाला जो दे रखा है, इसमें थोड़ा सा इन लोगों ने टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है, गलत तरीके से स्लाइड को प्रेजेंट किया है। क्या करूं अब मैं इसका, कोई नहीं, मैं बोल देती हूँ, आप उस हिसाब से देखते जाना क्या क्या होता है। सबसे पहली जो डिसीज है इट इज द बेबिसियोसिस। इसका जो कॉजेटिव एजेंट, जो पैथोजन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इट इज द बेबिशिया स्पीशीज। जो दूसरी डिसीज दे रखी है दैट इज द ट्रैपेनोसोमियासिस, इसका कॉजेटिव एजेंट ये दे रखा है दैट इज द ट्रैपेनोसोमा एवांसी। और जो तीसरा जो प्रोटोजोअल डिसीज इसमें दे रखा है दैट इज द थैलेरियोसिस, इसकी पैथोजन दे रखा है यहाँ पर थिलेरिया स्पीशीज। पर अपन जिस तरीके से डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले हमने पहली प्रोटोजोअल डिसीज देखी दैट इज द बेबिसियोसिस। उसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पैथोजन, पैथोजन में लिखेंगे इट इज द बेबिशिया स्पीशीज। नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे इसके सिम्टम्स, तो इसके सिम्टम्स में जॉइंडिस, यूरिन रेड एंड फ्रॉथी, यूरिन रेड और फ्रॉथी यूरिन इसके अंदर पास आउट करते हैं ऐसे एनिमल्स। देयर इज हाई फीवर एंड हीमोग्लोबिन यूरिया, यानी कि यूरिया के अंदर ब्लड का प्रेजेंट होना। दिस आर द सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज दैट इज द जॉइंडिस, यूरिन रेड एंड फ्रोथी, हाई फीवर एंड हीमोग्लोबिन यूरिया। ठीक है, दिस आर द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज दैट इज द बेबिसियोसिस। 4 मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये डिजीज, आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट जो प्रोटोजोअल डिसीज है आप कैसे लिखेंगे, पहले डिजीज का नाम लिखेंगे दैट इज द ट्रिपैनोसोमियासिस, फिर हेडिंग डालेंगे पैथोजन, पैथोजन जो है इसका इट इज द ट्रिपैनोसोमा एवांसी। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे सिम्टम्स, इसके सिम्टम्स में ये जो थर्ड लाइन दे रखी है दैट इज द हाई फीवर, एनीमिया एंड एनिमल लीन, मतलब बहुत ही दुबला पतला जो है इसके अंदर ये एनिमल हो जाता है। एंड देयर इज स्वेलिंग इन द लिम्फ नोड्स, ये आपके ना दोनों के वो है, तो इनने पूरा ऐसे मिक्स एंड मैच कर दिया। अलग से लिखूं या फिर आप कर लोगे इसे। एंड स्वेलिंग इन लिम्फ नोड्स, हाई फीवर एंड एनीमिया, दिस आर द सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज। ठीक है, तो इसके अंदर ये हो गया ट्रैपेनोसो। थिलेरियोसिस के अंदर नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे ये थिलेरियोसिस, इसका पैथोजन जो है, सॉरी, ये जो तीनों लाइन्स जो है हाई फीवर, एनीमिया एंड एनिमल लीन एंड स्वेलिंग इन द लिम्फ नोड्स एंड हाई फीवर, दिस आर द सिम्टम्स ऑफ ट्रैपेनोसोमियासिस। जो तीसरा जो प्रोटोजोअल डिसीज है दैट इज द थिलेरियोसिस, इसका कॉजेटिव एजेंट इज द थिलेरिया स्पीशीज। इसके सिम्टम्स की बात करें जो थर्ड फोर्थ लाइन जो है स्वेलिंग इन द लिम्फ नोड्स, हाई फीवर एंड एनीमिया, इट इज द सिम्टम ऑफ दिस डिसीज। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी सारी प्रोटोजोअल बॉर्न डिसीज। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द बेबिसियोसिस, इसको पहले वाली डिसीज को स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, वायरल डिसीज में सारी याद होनी चाहिए, याद तो सारा ही करना है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, वायरल में सारे इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरियल के अंदर एंथ्रेक्स, एक आपका मैंने आपको बॉट्यूलिज्म और एक बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटोजोअल के अंदर ये फर्स्ट वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद सारे करना है पर एटलीस्ट ये जो मैं स्टार मार्क कर रही हूँ ऐसे कि वो बिल्कुल आप भूलो मत, वो ऑन टिप्स होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट है इसके अंदर हेलमिंथ बॉर्न डिसीज, इसमें भी वापस इन्होंने सारा ऐसा ही कर रखा है पर कोई नहीं। सबसे पहला डिसीज है एस्कैरियासिस। ठीक है, ये डालोगे हेडिंग एस्कैरियासिस, फिर इसका पैथोजन लिखोगे दैट इज द नियो एस्कैरिस वाइटुलोरम, दिस इज द पैथोजन ऑफ दिस डिसीज। नेक्स्ट इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो लीवर डैमेज एंड फाइब्रोसिस, स्वेलिंग इन द लंग्स एंड द intestinal obstruction, these are the symptom of this disease that is the ascaris। लीवर डैमेज हो जाता है, फाइब्रोसिस हो जाता है, लंग्स के अंदर स्वेलिंग आ जाती है और इंटेस्टाइन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, दिस आर द सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज। नेक्स्ट जो हेलमिंथिक डिसीज है इट इज फैसियोलासिस। फैसियोलासिस के लिए जो पैथोजन जो है इट इज द फैसियोला स्पीशीज। इसके सिम्टम्स की अगर बात करें तो लीवर से ब्लीडिंग होती है, देयर इज द ब्लीडिंग फ्रॉम लीवर, एनीमिया एंड फाइब्रोसिस ऑफ द बाइल डक्ट, दिस आर द सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज। नेक्स्ट डिसीज जो है इसके अंदर इट इज द, अब मैं बोलती जा रही हूँ आप ये लिख सकते हो, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आपको मैं इसलिए वैसे ही बोल रही हूँ जो जो आपको लिखना है। नेक्स्ट डिसीज इज द ट्राइक्यूरियासिस।
ट्राइक्यूरियस स्पीशीज, दिस आर द सिम्टम्स ऑफ दिस, सॉरी दिस आर द पैथोजन ऑफ दिस डिसीज। ये एनीमिया यहाँ से हटा देना, सिम्टम्स में आएगा। सिम्टम्स की बात करें, सीवियर डायरिया, डिक्रीज्ड एपेटाइट एंड एनीमिया, इट इज द सिम्टम ऑफ दिस डिसीज। तो ये सारी हो गई आपकी हेलमिंथिक डिसीज, ये तीनों की तीनों, ठीक है। इसके अंदर तीनों ही आपको याद रखनी, तीनों इंपॉर्टेंट है, सारे से क्वेश्चन बना हुआ है एक बार। नेक्स्ट है फंगल डिसीज, स्पेलिंग मिस्टेक है FUNGAL, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, उस पर करेक्शन कर लेना। फंगल डिसीज के अंदर सबसे पहला डिसीज है रिंगवॉर्म, ठीक है। रिंगवॉर्म जिसकी वजह से होता है, पैथोजन जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इट इज द ट्राइकोफाइटन स्पीशीज, इसकी वजह से ये डिसीज देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज द सिम्टम्स, एलोपेशिया, पैचेस ऑन द स्किन एंड पस इन द इन्फेक्टेड एरिया, दिस आर द सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज। नेक्स्ट इट इज द एस्परजिलस स्पीशीज, इस सॉरी एस्परजिलोस, सिर्फ नाम एस्परजिलोसिस है, गलत लिख दिया इन्होंने, टाइपिंग मिस्टेक है। डिजीज का नाम है एस्परजिलोसिस। इस डिजीज के लिए जो पैथोजन रिस्पॉन्सिबल है, इट इज द एस्परजिलस स्पीशीज, ठीक है, ये अब आप कर लेना, मैं हटा रही हूं। एस्परजिलोसिस है सेकंड डिसीज, इसके लिए जो पैथोजन जो रिस्पॉन्सिबल है, इट इज द एस्परजिलोसिस। और इसके सिम्टम्स की बात करें तो देयर इज लीजन इन द लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर एंड अबॉर्शंस, दिस आर द सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज। नेक्स्ट जो डिसीज है, इट इज द एफ्लाटॉक्सिकोसिस। एफ्लाटॉक्सिकोसिस जो है, एस्परजिलस फ्लेवस, इट इज द पैथोजन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एफ्लाटॉक्सिकोसिस। और इसके सिम्टम्स की बात करें तो देयर इज अ डिक्रीज एपेटाइट, भूख कम लगती है, लीवर डैमेज हो जाता है, देयर इज अ ब्लडी डायरिया, यानी कि स्टूल्स के साथ साथ ब्लड भी आता है, एंड पर्सन बिकम एनेमिक, दिस आर द सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर ये हेलमिंथिक डिसीजेस, प्रोटोजोअल डिसीजेस जो है, ये भी फंगल डिसीजेस जो है, ये भी आपकी कंप्लीट हो गई। इट इज़ ऑल अबाउट दिस डिसीजेस। नेक्स्ट जो है, इट इज़ ऑल अबाउट द एनिमल हस्बेंड्री, ये यहाँ पर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग प्लांट ब्रीडिंग वाला जो सेक्शन है, दो सेक्शन में डिवाइड किया है ना, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग प्लांट ब्रीडिंग वाला सेक्शन डिस्कस करेंगे। वैसे तो एनसीईआरटी के अंदर लगभग सारा कुछ हो चुका है, बट एक वो कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स वगैरह आपके एनसीईआरटी में अगर आप पढ़कर बैठे होंगे तो एपीकल्चर में एक्स्ट्रा दे रखे हैं, एपीकल्चर में सॉरी ये फिशरीज वाले में, ठीक है, कितना पड़ा अभी पानी में पता लग जाएगा। तो वो एक बार मैं एनसीईआरटी की फॉर्मेलिटी और कर लेते हैं, वो जो थोड़ा सा एक हाथ टॉपिक है वो देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी का जो दूसरा सेक्शन है, दैट इज द प्लांट ब्रीडिंग। इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया था ना, प्लांट ब्रीडिंग अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप अपनी अपनी एनसीईआरटी निकाल लो, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 169, हो सकता है आपकी बुक में वैरी कर रहा हूँ, तो मैं ये यहाँ तक तो पूरा आपके साथ बी कीपिंग तक तो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुकी हूँ, ये सारा अपन लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फार्म मैनेजमेंट, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, एनिमल ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग, डिप्रेशन क्या है, आउट ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग क्या है, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर इंसेमिनेशन एंड द ओव्यूल एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, बी कीपिंग, ये सारा यहाँ तक तो अपन डिस्कस कर चुके हैं। फिशरीज के अंदर एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपको मिलेगा, इंस्टीट्यूट वाला तो नहीं है एनसीईआरटी के अंदर, इंस्टीट्यूट भी मेरे को डिस्कस करना है लास्ट में, चैप्टर जब अपन खत्म करेंगे ना तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखा के करवा दूंगी वो मैं, या फिर बीच में कभी भी एक बार करवा दूंगी। ये इसके अंदर ये जो फ्रेश वाटर फिशेस जो है, एनसीईआरटी देखो, सम ऑफ द फ्रेश वाटर फिशेस विच आर वेरी कॉमन, इट इंक्लूड कैटला, रोहू एंड कॉमन कार्प, ये तीनों नाम एक आपको याद रखने हैं, ये अपने क्लास में नहीं डिस्कस हुआ है। दूसरा, सम ऑफ द मैराइन फिशेस दैट आर ईटन, जो मैराइन फिशेस जिनको खाया जाता है, इट इंक्लूड हिल्सा, सार्डाइंस, मैक्रल एंड द पॉम्फ्रेट्स। तो ये जो कुछ फ्रेश वाटर फिशेस और जो मराइन फिशेस के जो नाम आपके एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं, ये एक्स्ट्रा है, ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि एज आई टोल्ड यू एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको याद होनी चाहिए। तो फिशरीज में ये चीज़ अपन ने नहीं डिस्कस की है, ये आप याद रखेंगे यहाँ से, बाकी सारा कुछ अपन ऑलरेडी सारा कुछ डिस्कस किया है अपन ने, ठीक है, बाकी और कुछ भी नहीं है। इसके बाद डायरेक्टली इसके अंदर प्लांट ब्रीडिंग दे रखा है, सेरीकल्चर, लैग कल्चर वगैरह इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो वो अपन
अपनी वो लेकिन उतना आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं उसको पढ़ना नहीं है, उसको पढ़ना है, ये सब कुछ आपको नहीं मिलेगा, यहाँ तक ये एक्स्ट्रा पढ़ना है। फिशरीज में जो 2 लाइन एक्स्ट्रा है वो मैंने बता दी। तो एनसीईआरटी भी आपके मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गई होगी अभी तक। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग प्लांट ब्रीडिंग स्टार्ट करेंगे, तब तक आप अभी तक का पूरा सेक्शन बहुत अच्छे से पढ़कर बैठेंगे। ठीक है, थैंक यू।